नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान का अगला टॉपिक लेकर आया हूँ। भारतीय संविधान का अगला टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जो अगला टॉपिक है वो है संविधान का निर्माण प्रक्रिया। किस तरह से संविधान का निर्माण होता है या किस तरह से संविधान को बनाया जाता है, आज हम उस टॉपिक के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। उस टॉपिक के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो आपको हम देंगे। चलिए बात करते हैं, हम 19वीं शताब्दी की बात करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि संविधान सभा का या संविधान का जो निर्माण होगा वो किसके माध्यम से होगा। पहले तो ये है कि किसके द्वारा किया जाएगा, संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, संविधान क्यों चाहिए लोगों को, ये भी तो बात उठता है, ये भी प्रश्न उठता है। तो देखा जाता है कि देश का माहौल किस तरह से होता है, जिसके लिए कोई एक तथाकथित संविधान होना चाहिए। जो अन्य देशों में भी संविधान थे या अन्य देशों ने भी, अमेरिका हुआ, इटली हुआ, रूस हुआ, जर्मनी हुआ, इंग्लैंड हुआ। इंग्लैंड का तो अलिखित संविधान है। तो कई देशों में देखा गया कि लोग जो है अपने संविधान के अनुसार देश के शासन, प्रशासन, आर्थिक क्रियाकलाप को संचालित करते हैं। ये देखते हुए भारत जो है आपका, भारत में 1934 में, सबसे पहले 1934 में एक बंगाल के M.N. राय होते हैं। M.N. राय, कब की बात होती है, 1934, 1934 में M.N. राय होते हैं और ये कलकत्ता या वेस्ट बंगाल के रहने वाले होते हैं, जो जादवपुर यूनिवर्सिटी से स्टडी किए रहते हैं। इन्होंने सबसे पहले संविधान निर्माण की प्रक्रिया में ये कहा कि जो संविधान निर्माण होगा वो संविधान सभा के माध्यम से किया जाएगा। 1934 में प्रश्न पूछा है कई बार। तो 1934 में M.N. राय के द्वारा ये कहा जाता है कि भारत में एक संविधान का निर्माण होगा और यह डिमांड किए और यह कहे कि वो जो संविधान बनेगा वो किसके माध्यम से, एक संविधान सभा के माध्यम से। संविधान सभा में कुछ मेंबरान होंगे, कुछ सदस्य होंगे और उन सदस्यों के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप 1935 में, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप नोट करते चलिएगा, ये पॉइंट नोट्स करते चलेंगे, आपको दिमाग में फिट होता जाएगा, रिवाइज भी करने के लिए सही रहेगा। एक नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे मैं PDF क्लास या PDF कोर्स मैं चला रहा हूं, तो आप मेरे PDF कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जो संचालित किया जा रहा है। 1935 में आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग जो है एक संविधान निर्माण की बात करते हैं और उन्होंने भी संविधान सभा के माध्यम से ही उसके गठन की बात कही थी कि संविधान का इस तरह से निर्माण किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये तो मैं उसकी पृष्ठभूमि बता रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान के निर्माण की बात करते हैं और कहते हैं कि
स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण संविधान सभा के माध्यम से किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जो भी लोग संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के की डिमांड कर रहे थे, वो संविधान सभा के माध्यम से ही, उसमें कुछ सदस्य होंगे, उसके माध्यम से ही उसके निर्माण की बात कर रहे थे। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स, 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये हिस्ट्री का भी टॉपिक है और इसमें भी आ जाता है। क्रिप्स को यहाँ भेजा गया और इसमें 3 लोग होते हैं, एक कमेटी बना करके भेजी जाती है और इसमें 3 लोग होते हैं और इसमें यह कहा जाता है कि जो संविधान सभा का गठन होगा, एक प्रस्ताव लेकर के आता है और उसमें यह बताया जाता है कि जो संविधान सभा का गठन होगा उस समय बात करते हैं कि थोड़ा सा स्टैफर्ड क्रिप्स के जो 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स भी आते हैं इसके प्रस्ताव को लेकर के। फिर 1946 की बात करते हैं, 1946 की बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं एटली साहब। 1946 में 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं एटली और उनके द्वारा एक कमेटी का निर्माण किया जाता है और उस कमेटी का काम क्या रहता है कि ये जांच करना कि संविधान का निर्माण कैसे किया जाएगा। संविधान सभा जिसके 3 सदस्य होते हैं, जो सदस्य भारत आते हैं और भारत में आकर के इन सारी चीजों को जांच करते हैं। वो सदस्य कौन होते हैं 1946 में, जो ये आपका इसमें सदस्य होते हैं आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे होते हैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स, और तीसरे होते हैं आपके एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यों का शिष्टमंडल होता है और भारत में आते हैं। इन्हें या इस मिशन का उद्देश्य क्या रहता है कि संविधान निर्माण के संबंध में भारत से कुछ तथ्य या जानकारी को इकट्ठा करके उनको रिपोर्ट देना होता है किस तरह से किया जाएगा। तो 1946 में ये कमेटी बनती है जिसके प्रमुख होते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। इसमें से प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो 1946 में भारतीय संविधान के लिए प्रधानमंत्री एटली के निर्देशन में एक कमेटी का गठन किया गया होता है, उसमें कौन कौन सदस्य रहते हैं। तो लॉर्ड पैथिक, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों लोगों का नाम अक्सर पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। इनके निर्देशन में किया जाता है। इन्होंने कुछ सुझाव देते हैं और सुझाव देने के बाद फिर हम बात करते हैं थोड़े से चुनाव प्रक्रिया में। इन्होंने बताया कि जो संविधान सभा होगा वो संविधान सभा निर्वाचित होगा। संविधान सभा कहने का मतलब ये है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। उसमें डायरेक्ट जनता इलेक्ट नहीं करेगी या लोग इलेक्ट नहीं किए थे उस समय, तो वो जो है इनडायरेक्ट रूप से। तो इसमें ये था कि कुछ ब्रिटिश प्रांत में विभाजित कर दिए गए थे और कुछ देसी रियासत में। देसी रियासत का मतलब ये था
कि उसमें जो लोग थे, राजा महाराजा अपने देशी रियासतों को, अपने क्षेत्र को देखते थे, और कुछ ऐसे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में उनकी देख रेख होती थी। तो मिशन ने अपना रिपोर्ट जो दिया, संविधान सभा के लोग जो निर्वाचित होंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों के प्रतिनिधित्व के, अप्रत्यक्ष रूप से, इस तरह से अप्रत्यक्ष पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो वो जो संविधान सभा के लोग किस तरह से निर्वाचित होंगे, अप्रत्यक्ष रूप, और प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे, उन प्रांतों से चुने जाएंगे, मतलब उनको जनता डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करेगी। तो जब जनता डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट का चुनाव हो गया। लेकिन जब हम जनता खुद या स्वतः जा करके वोटिंग करते हैं, वो डायरेक्ट या प्रत्यक्ष चुनाव का उदाहरण होता है। जैसे आप समझिए कि विधानसभा का चुनाव होता है, या उसको हम कहते हैं विधायकी, है ना। इसी तरह से एमएलए मेंबर, उसी को कहते हैं एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनके सदस्य, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या कह सकते हैं सांसद, उनका इलेक्शन आप देखेंगे डायरेक्ट करते हैं। हम जा करके पोलिंग बूथ पर स्वतः वोटिंग करते हैं, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। वहीं जब हम वोट नहीं करते, बल्कि वह हमारे भेजे गए प्रतिनिधि के द्वारा, या जिन लीडर को हम चुनते हैं उनके द्वारा जब कोई चुना जाता है, तो वो अप्रत्यक्ष का उदाहरण माना जाता है। तो उसी तरह से संविधान सभा का जो निर्माण हो रहा था, प्रांतों के द्वारा चुने गए थे, जो अप्रत्यक्ष रूप से होते थे। अनुमान ये था कि प्रति 10 लाख, कितना, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर या लोगों पर एक व्यक्ति का निर्वाचन होगा, एक उम्मीदवार को चुना जाएगा संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक कैंडिडेट को चुनना था। इस तरह से जो कैबिनेट मिशन योजना होता है, वह 24 अगस्त 1946 को घोषणा करता है। 24 अगस्त 1946 को घोषणा करता है, और फिर 2 तारीख को अंतरिम सरकार के लिए यह कहता है कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। सितंबर 1946 को और 24 अगस्त कैबिनेट मिशन घोषणा करता है, और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो वायसराय ही होते हैं, और इसके जो दूसरे जो उपाध्यक्ष जो होते हैं वो जवाहरलाल नेहरू होते हैं। तो अंतरिम सरकार का जो गठन किया जाता है वो आपका वायसराय अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। कब? 2 सितंबर 1946। घोषणा कब किया जाता है? 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को घोषणा किया जाता है। कहने का मतलब उसके बारे में बोल दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है कि ये इस दिन से होगा। अब जो अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है वो 2 सितंबर 1946 को, जिसमें कई सारे सदस्य भी होते हैं। आप देखेंगे कि सी राजगोपालाचारी होते हैं। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। इसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए जाते हैं। जगजीवन राम होते हैं, उनको भी श्रम मंत्री बनाया जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं।
अब हम बात करते हैं कि जो संविधान सभा के सदस्य होते हैं उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। तो संविधान सभा में आप देखेंगे, संविधान सभा में कुल जो सदस्य जो मेंबरान होते हैं वो टोटल 389 प्रांतों से जो चुने जाते हैं वो 389 मेंबरान को या सदस्यों को चुना जाता है। 389 में से आप देखेंगे 296 कैंडिडेट ब्रिटिश प्रांतों से होते हैं, और जो अन्य जो 93 कैंडिडेट होते हैं वो आपके देसी रियासतों से होते हैं। 389 कैंडिडेट में आप देखेंगे 389 में 296 आपके ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सदस्य जो होते हैं देसी रियासतों से चुने जाने होते हैं। अब इसमें से आप देखेंगे 296 ब्रिटिश प्रांतों से, इसमें आप देखेंगे कि 11 गवर्नर के प्रांतों से चुना जाना होता था, और मतलब 292 बचे जो 4 कैंडिडेट 292 11 गवर्नर के प्रांतों से, और 4 जो होते थे 4 जो एक जगह से एक अलग कमिश्नरी प्रांतों से चुना जाना था, वहां से एक करके 4 जगह से ऐसे चुन लेते। तो ये 292 और प्लस 4 करेंगे तो 296 कैंडिडेट ये हो जाते हैं, और 93 आपके देसी रियासतों से। अब इसमें देखते हैं जो चुनाव होता है, इसके लिए संविधान सभा के लिए जो चुनाव होता है वो आपका जुलाई और अगस्त में संपन्न होता है, या जुलाई और अगस्त में कराया जाता है, जिसमें देखेंगे कि जो जुलाई अगस्त में संपन्न होने में आप देखेंगे कि 296 जो ये टोटल सदस्य हैं, इसमें से 208 कैंडिडेट 296 में से 208 कैंडिडेट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक, और इसमें से देखेंगे मुस्लिम लीग आप देखेंगे तो 73 कैंडिडेट, यहाँ से 73 कैंडिडेट, और इसके अलावा देखेंगे 15 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो निर्दलीय होते हैं, मतलब वो किसी पार्टी से नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब आप देखेंगे 296 ब्रिटिश प्रांतों से, जिसमें से 208 सीधे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कैंडिडेट नॉमिनेट होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और 73 मुस्लिम लीग के और 15 निर्दल का मतलब ये होता है कि वो किसी भी दल के नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं। जैसे हम इलेक्शन लड़ना चाहें, अगर किसी पार्टी से नहीं लड़ना चाहते हैं तो हम निर्दलीय माने जाएंगे, किसी भी दल से नहीं होते हैं, किसी दल का सपोर्ट नहीं होता उनको, तो ऐसे सदस्य निर्दलीय होते हैं। तो उस समय जो है आप काउंट करेंगे 5 3 8 और 8 8 16, ठीक, 1 7 1 8 8 और 20 8 28 से 29, तो 296 सदस्य आपके देखिए हो जाते हैं, संविधान सभा के लिए निर्वाचित हो जाते हैं। अब जो देसी रियासत के होते हैं 93 कैंडिडेट जो देसी रियासत के होते हैं, ये संविधान सभा में भाग नहीं लेते या चुनाव में भाग नहीं लेते, संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लेते, इसलिए इनका निर्वाचन नहीं होता है। फिलहाल बाद में करते हैं, लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से 93 सीटें इनकी भर नहीं पाती है और वो खाली ही रह जाते हैं। अब देखेंगे जो संविधान सभा का गठन होता है वो राज्यों के विधानसभाओं का उपयोग करते निर्वाचक मंडल के रूप में, संविधान सभा का जो चुनाव होता है राज्यों के विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में करते हैं, जो अवयस्क, ठीक, अवयस्क कह रहे हैं,
वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष चुनाव का उदाहरण माना जाता है। इनडायरेक्ट चुनाव के रूप में उसका चुनाव किया जाता है, इसी के आधार पर होता है। बात करते हैं कि इनके चुनाव होने के बाद 9 दिसंबर 1946 को दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें आप देखेंगे संविधान सभा में सबसे जो वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं वो होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। उन्हें अस्थायी, कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी जो है अध्यक्ष चुन लिया जाता है संविधान सभा के द्वारा, जो सबसे वरिष्ठ होते हैं। अब पूछ भी सकता है कि संविधान सभा के गठन के दौरान संविधान सभा में कौन सबसे वृद्ध या वरिष्ठ व्यक्ति थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद। किस दिन संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है? 9 दिसंबर 1946। 2 ही दिन बाद मतलब 11 दिसंबर को 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप याद कर लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है, जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई, मतलब ये रेगुलर के लिए नहीं इलेक्ट होते हैं। तो इस तरह से इनका निर्वाचन जो होता है ये अस्थायी होते हैं 2 दिन के लिए मात्र, और इनका अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो अगर प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सीधे से, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अस्थायी अस्थायी में भी आप इसको नोट कर लीजिएगा संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में। और संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं पहले, वो एच.सी. मुखर्जी को चुना जाता है। जो उपाध्यक्ष होते हैं इसके, बहुत ही समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट पार्ट हम बता रहे हैं आपको संविधान का, और यहाँ से प्रश्न बहुत बार आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो वो जो है एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो इस तरह से संविधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक संवैधानिक सलाहकार की भी नियुक्ति किया जाता है, जिसके संवैधानिक सलाहकार जो नियुक्त किया जाता है वो सर बी.एन. राव होते हैं। कौन होते हैं? बी.एन. राव, संवैधानिक सलाहकार।
BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। इसके बाद पेश किया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव आप समझ सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है, संविधान सभा के सम्मुख पेश किया जाता है और इसे जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है। 13 दिसंबर मैं लिख देता हूँ आपको, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कि इसके द्वारा पहली चीज तो ये है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जाता है। पहला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दूसरा कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। इसे कब स्वीकृत कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो वो 22 जनवरी 1947 को। ठीक, इसमें होता क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव क्यों पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तो इसमें जो मैटर था या था क्या, वह जो है संविधान सभा के उद्देश्यों को या संविधान के झलक को इसमें प्रकट किया गया था। संविधान के झलक को, किस तरह से संविधान का तथ्य होगा, कानून होगा, नियम होगा, उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं को, ये सारी चीजों को, इन बिंदुओं को रखा गया था। तो कब पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। कब स्वीकृत कर लिया गया था, 22 जनवरी 1947 को। था क्या इसमें, संविधान के एक झलक को या संविधान के प्रमुख बिंदुओं को लिया गया था या संविधान के प्रारूप को रखा गया था। इस तरह से आप देखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि कई सारी समितियों का गठन होता है, प्रारूप समिति होती है और अन्य कई समिति होती है, संघ समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, ये सारी समितियों का गठन किया जाता है। आप देखेंगे जो समितियां होती हैं, संविधान सभा की प्रमुख जो समितियां होती हैं, उसमें आप देखेंगे तो जो उसमें सबसे प्रमुख जो समिति होती है वो होती है आपका प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में आप देखेंगे कुल जो होते हैं 7 लोग होते हैं, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, प्रारूप समिति जो होती है 7 लोग होते हैं कुल, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा 6 अन्य और लोग होते हैं, 6 अन्य और लोग होते हैं, उनके नाम मैं इस तरह से दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। कभी कभी सदस्यों के नाम पूछता है पीसीएस में, तो अक्सर एग्जाम इस तरह से, मतलब इस तरह से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें जो होते हैं, एक तो एन गोपालास्वामी अय्यर होते हैं, आयंगर। दूसरे होते हैं कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे होते हैं डॉक्टर के एम मुंशी, तीसरे, चौथे जो होते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पांचवें जो होते हैं वो आपके एन माधव राव, और छठवें जो होते हैं आपके वो टीटी कृष्णमाचार्य होते हैं।
अच्छा, ये जो दोनों लोग हैं, एन माधवराव और टी कृष्णमाचारी, ये जो है बीएल मित्र की जगह, ये जो है बीएल मित्र का जगह लेते हैं, और टी कृष्णमाचारी जो है ये डीपी खेतान की जगह लेते हैं, डीपी खेतान की जगह पर होते हैं। तो इस तरह से प्रारूप समिति का जो गठन किया जाता है उसके अध्यक्ष कौन है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और आगे भी ऐसा पूछा जाएगा, कंफर्म है। तो आप देखेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और उसके जो अन्य सदस्य थे, कितने सदस्य थे, 6 सदस्य, कुल मिलाकर के 7। अगर कुल सदस्यों की संख्या पूछा जाएगा 7, अगर अध्यक्ष के अलावा पूछा जाएगा तो 6 लोग थे, जिसमें एन गोपाला स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, कृष्णा स्वामी अय्यर, एन माधवराव, डॉक्टर के एम मुंशी और टी कृष्णमाचारी थे। इसी तरह से अन्य भी समितियां बनी थी। अब इसको वीडियो पास करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैं अन्य समितियों के नाम आपको बता दे रहा हूँ और लिखवा दे रहा हूँ, जिसमें अन्य समितियों में देखेंगे कि संघ शक्ति समिति, संघ से संबंधित इसके जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी तरह से संघीय समिति, संघीय संविधान समिति, इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और राज्यों के लिए समिति बना था। कह सकते हैं इन तीनों समितियों का अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो संविधान सभा के द्वारा जो समितियों का गठन किया गया था, उन समिति में संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए जो समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न कई बार पूछा गया। दूसरा समिति हम बात करते हैं आपसे, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक से संबंधित जो समिति बनती है, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। कौन कौन से? प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित समिति का, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। ठीक, अगला जो समिति है आप देखेंगे, अगली जो समिति है प्रांतीय समिति। संचालन समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। इन तीनों समितियों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे मौलिक अधिकार से संबंधित अल्पसंख्यक संबंधित कार्य संचालन समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष मौलिक अधिकार के संबंध में जो अध्यक्ष होते हैं वो जेबी कृपलानी होते हैं, अल्पसंख्यक के लिए एच.सी. मुखर्जी होते हैं। इसी तरह से कई सारे अन्य समितियों का गठन किया जाता है, जिसके समितियों के अध्यक्ष और सदस्य भी होते रहते थे। तो मैं जो मुख्य है उसको मैं बता दे रहा हूँ। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो संविधान में कुछ और अन्य चीज़ें हैं, जैसे भारतीय संविधान के निर्माण में अगर हम बात करते हैं तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगता है, और इस संविधान को निर्माण करने में, बनाने में
कुल जो खर्च होता है वो 64 लाख रुपए खर्च होता है। तो संविधान को निर्माण करने में 2 वर्ष, बहुत बार पूछा गया है, 11 माह 18 दिन, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। कितने रुपए? 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए उस समय लगा था संविधान निर्माण को या संविधान को बनाने में। और इसमें अब बात करते हैं कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है और उसी दिन आप देखेंगे कई महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे संविधान में जोड़ी जाती हैं। जैसे ये कि 24 जनवरी 1950 को ही आप देखेंगे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान आप देखेंगे जो हम जन गण मन या प्रेयर के समय 52 सेकंड के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो कहा गया है उसको एडाप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। उसी 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया था उसको एडाप्ट करते हैं। और इसी 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी नियुक्त किया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें हैं। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त करना, राष्ट्रगान को और राष्ट्रीय गीत को एडाप्ट करना, ये तिथियां कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो 24 जनवरी 1950 को आप दिमाग में रख लीजिएगा कि इस दिन क्या क्या घटनाएं संविधान के दृष्टिकोण से घटित हुई थी। तो राष्ट्रगान और संविधान सभा का अंतिम बैठक, राष्ट्रीय गीत और इसके अलावा आप देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। इसके बाद 2 तिथि ऐसी होती है जैसे 22 जुलाई 1947 और 22 जुलाई 1947 को आप देखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है जिसमें कुल 24 तीलियां हैं। और इसके अलावा 22 जुलाई 1947 के अलावा आप देखेंगे तो 26 जनवरी 1950 को ही भारत का राजकीय चिन्ह जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया जो चिन्ह है उसे अपनाया गया है। तो इस तरह से ये सारी घटनाएं घटित होती हैं संविधान के दृष्टिकोण से। अब आप देखेंगे जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस तरह से अंत में जब आप पढ़ेंगे कि हम आज इस तिथि को 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान सभा में उसको पहली बार पढ़ा जाता है। पढ़ा तो थोड़ा सा पहले ही जाता है, 1948 से में लगभग कहा जाता है, पढ़ा जाता है। उस समय 26 नवंबर 1949 को जो संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, ये सारी चीज़ें उसमें जोड़ी गई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का जनक या संविधान का पिता कहा जाता है। तो आज का जो वीडियो था संविधान सभा या संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करना, आज हमने उस चीज़ों पर चर्चा की। तो आपको एक ज़रूरी सूचना ये देना है कि मैं आप लोगों के लिए डेली PDF प्रोग्राम शुरू किया हूँ जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे PCS का एग्ज़ाम और SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल ना, तो लेखपाल का इस समय चला रहे हैं PDF प्रोग्राम लेखपाल का और दूसरा PCS का। और उसमें लेखपाल में आप देखेंगे सिलेबस लगभग वही है, UPP मतलब पुलिस वाला और SI का, तो उसके लिए भी कवर हो जाएगा। लेखपाल, UPP, UPSI ये 3 के लिए PDF कोर्स चला रहे हैं। इसके अलावा PCS के लिए भी डेली PDF प्रोग्राम शुरू किए हैं।
तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ करके, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, लिख लीजिए, बता देते हैं, 9984105458। इसके माध्यम से हमारे डेली PDF प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। फिर से नंबर नोट कर लीजिए, 9984105458। थैंक यू।